हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे और जो कि 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है कि कपास उत्पादन के लिए लावा निर्मित वाली मिट्टी वाला रहित मौसम, तेज धूप एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी कपास के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? लावा निर्मित काली मिट्टी चाहिए और पाला रहित मौसम यानी ठंड का मौसम, तेज धूप एवं शुष्क, धूप तेज चाहिए, ठंडा भी चाहिए। जो कि ये सब कहाँ होती है? ये सारी विशेषता महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो कपास के उत्पादन में चाहिए वो सारी विशेषता महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसलिए ही यह कपास उत्पादन में प्रसिद्ध है। यहाँ का कपास उच्च कोटि एवं लंबे रेशे वाली होती है। महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में प्रसिद्ध क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है कि वहां पे लावा वाली निर्मित काली मिट्टी भी पाई जाती है। वहां उसके अनुकूलित मौसम है और इस कारण से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है और वहां की कपास उच्च कोटि, सर्वोच्च कोटि का होता है और ज्यादा रेशे वाली होती है, लंबी रेशे वाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि रबी फसलें क्या है? 4 उदाहरण दे। रबी फसल क्या होता है इसका 4 उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर जो है वो है कि रबी फसलों को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में बोया जाता है। कब? तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच बोया जाता है। और तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट दिया जाता है। शीत ऋतु यानी ठंडा के मौसम में बोया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में अप्रैल से लेकर के और जून तक इस फसल को, रबी फसल को काट लिया जाता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है जैसे गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल का उदाहरण हो गया। मटर, जौ, चना, ये सब क्या है? रबी फसल का उदाहरण हो गया। रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण हो गए गेहूं, जौ, चना, मटर। ये सब रबी फसल के मुख्य 4 उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन को परिभाषा देना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो। मानव की प्रकृति में जितने भी वस्तु पाया जाता है जो का मानव के लिए आवश्यकता है, आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक बन जाए, मानव की सुख सुविधा प्रदान करे, वे सभी क्या है? संसाधन है। प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए आवश्यक है, उनको सुख सुविधा प्रदान करती है, वह मानव के लिए संसाधन होती है। यही संसाधन का डिफिनेशन यानी परिभाषा होता है। यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को
पूरी करने वाले सभी वस्तुएं संसाधन है। मानवीय आवश्यकता की पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। ये प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं और जो संसाधन है प्रकृति में विभिन्न रूप में यानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये तब तक संसाधन की कोटि में नहीं आते जब तक कि मानव उसका उपयोग करे। ये रहा संसाधन का परिभाषा। अगला क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि बचत क्या है, बचत क्या होता है, इसका परिभाषा देना है कि बचत होता क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे वो है कि बचत प्राप्त आय से उपभोग को घटाने पर प्राप्त होता है। बचत क्या होता है कि जो प्राप्त आय होता है उसमें से उपभोग को कम करने से बचत प्राप्त होता है। यानी जो हमारे पास आय है उसमें उपभोग करेंगे यानी खाने पीने के बाद जो बच जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। बचत आय उपभोग बचत दो प्रकार का होता है। आय का जो उपभोग बचत होता है वह दो प्रकार से होता है। एक हो जाता है कि नगद बचत तथा दूसरा वस्तु संचय। एक हो जाता है नगद बचत यानी नगद पैसा, वस्तु संचय यानी बचत से जो बचत हमारे पास होता है उससे कोई वस्तु को खरीदते हैं, संचित करते हैं, कोई सामान को खरीद कर रखते हैं जो कीमती हो, उसको क्या कहेंगे, वस्तु संचय। यानी हमने किसी वस्तु को खरीद कर संचित कर दिया। एक होता है नगद बचत यानी पैसा हो गया। बचत दो तरह का होता है, एक नगद बचत, दूसरा होता है वस्तु संचय। आय वृद्धि का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो ऐसे वस्तुओं पर खर्च किया जाता है जिसे रखा जा सके। आय ऐसा हिस्सा होता है जो ऐसे वस्तु पर खर्च किया जाता है जिसे रखा जा सके। कोई सामान को खरीद करके रख देते हैं, इस प्रकार वह वस्तु संचय का माध्यम होता है। कोई सामान पैसा है, उससे कोई सामान को खरीद कर रख देते हैं जो आने वाले समय में पैसा उससे हमें निकल पाता है। किंतु कुछ ऐसा संचय या बचत जो वस्तु के रूप में नहीं होता, संचय या नगद बचत कहते हैं। कोई वस्तु होता है जो खरीद कर रख देते हैं वो वस्तु संचय हो गया, और जो पैसा बचता है उसको नगद बचत कहते हैं। ये रहा बचत का परिभाषा कि बचत होता क्या है। तो बचत आय में से उपभोग करने के बाद घटा दिया जाता है, वो हमारे लिए बचत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आय से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं यानी आय होता क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे वो है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है तो यह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। आय का मतलब होता है कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक मेहनत से उसे जो प्राप्त होता है उसके लिए वह आय हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई प्रोफेसर यदि वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले में उसे मासिक वेतन मिलता है। आय कहने का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से मेहनत करे अथवा शारीरिक रूप से मेहनत करता है तो उसके बदले में कुछ पैसा दिया जाता है, कोई वस्तु दिया जाता है, उसके लिए क्या होता है, वो आय होता है। तो आय का उदाहरण जैसे में हो जाता है कोई शिक्षक बच्चे को वर्ग में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसको क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो वह क्या है, आय का साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं यानी लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र होता क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे
कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता जो है सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर होता है लोकतंत्र में जनता। अब्राहम लिंकन की सर्वमान्य एवं सरल परिभाषा से लोकतंत्र की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। अब्राहम लिंकन है जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को एकदम सरल रूप में दिए हैं। तो क्या दिए हैं? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा चुना गया शासन है। स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाती है। जनता जो होता है अपना प्रतिनिधि को खुद चुन के अपना खुद शासन चलाती है। ये प्रतिनिधि जनता के लिए यानी जनता के बीच होते हैं, जिनका चुनाव जनता वयस्क मता अधिकार पद्धति से करती है। ये जो प्रतिनिधि होती है जिनका चुनाव जनता खुद अपने मताधिकार वोट देकर करती है, खुद जनता चुनती है। चुनकर आए जनप्रतिनिधि सरकार को गठित करते हैं तथा सरकार में शामिल या विपक्ष में बैठकर जनता कल्याणकारी नीतियां कार्यक्रम आदि जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र जो है यह जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन व्यवस्था है। इसमें जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, यानी अपना सरकार खुद चुनकर बनाता है और खुद अपने इस चुने हुए प्रतिनिधि के अंतर्गत रह के कार्य करता है। तो यह रहा लोकतंत्र की परिभाषा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे वह है कि लिंग के आधार पर समाज में महिला व पुरुष में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर समाज में महिला एवं पुरुष में जो असमानताएं पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लैंगिक असमानता क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है कि लिंग के आधार पर समाज में महिला एवं पुरुष को दो भागों में देखा जाता है। तो ऐसी समानता को लैंगिक असमानता कहते हैं। इसका यह डिफिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी ही गरीबी को जन्म कैसे देती है? तो जो इसका राइट आंसर जो होगा वह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीबी के कारण गरीब है, उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक है। लोगों के अंदर अशिक्षा, अज्ञानता के कारण लोगों में बच्चों की जो पैदाइश है वह अधिक है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि आने वाली उनकी जो पीढ़ी है अधिक गरीब हो जाती है। जो इतना गरीब रहते हैं इनसे ज्यादा उनकी पीढ़ी गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अवतरण चलते रहता है। यह जो प्रक्रिया है हमेशा चलते रहती है। इसका अर्थ है कि
गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीबी ही गरीबी को जन्म कैसे देती है? तो गरीब इसलिए गरीब है कि गरीबों के कारण उनकी आय कम होती है। गरीब होने के कारण उनकी आय कम होती है। उनके अंदर अशिक्षा, अज्ञानता के कारण उनके बच्चों की जो पैदाइश है वो अधिक होती है। इस कारण से उनकी आने वाली अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है तथा इस कारण जो है ये प्रक्रिया चलते रहती है। इसलिए गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बाढ़ से होने वाली हानि की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानि की चर्चा करें। हमें बाढ़ से क्या क्या हानियां होती है उसको बताना है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आती है तो भारी तबाही लाती है। जब भी बाढ़ आता है तो क्या होता है कि भारी तबाही लाती है। जान माल एवं जनजीवन की बर्बादी हो जाती है। जब बाढ़ आता है तो उसमें क्या होता है, जान माल की अधिक बर्बादी होती है, जनजीवन अधिक बर्बाद होता है। इसलिए इसकी प्रमुख हानियां निम्नलिखित है। और बाढ़ आने से होने वाली हानि जो है बहुत सारी है। कौन कौन हानि है? तो हानि जो एक है वो हो जाता है खेत में खड़ी जो फसल जलमग्न हो जाती है। यानी खेतों में जो फसलें हो जाती है बाढ़ आते समय डूब जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि लोगों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। लोगों का जो घर होता है क्या होता है, जल में डूब जाता है। और तीसरा जो हानि है वो है कि मिट्टी का कच्चा मकान गिर जाता है। और लोगों का जो मिट्टी का कच्चा मकान होता है वो अधिक बाढ़ आने से गिर जाता है, ढह जाता है, दह जाता है। और अगला जो हानि है वो है कि फूस इत्यादि के घर धारा के साथ बह जाता है। कुछ ऐसा घर होता है जो फूस का होता है, जो बाढ़ आने से क्या होता है कि बह जाता है, बाढ़ के साथ चला जाता है। पानी में डूबने से बहुत से आदमियों की मौत भी हो जाती है। और अधिक पानी आएगा, बाढ़ आएगा तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। डूब जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये सब बाढ़ आने की बहुत सारे हानियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? यानी जब हमें आपदा आती है तो उसका हम प्रबंधन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदा कोई भी हो सकता है, उसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा कोई भी हो उसका सबसे पहले प्रबंधन जरूरी है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वरना विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है, यानी होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपदा से केवल विकास का कार्य रुकेगा। आपदा से बहुत सारा परेशानी हो सकता है। जैसे विकास के कार्यों में बहुत सारे बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा आपदाओं को रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए आपदा का प्रबंधन जरूरी है। तो आपदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो आपदा का प्रबंधन इसलिए जरूरी है कि आपदा रोकने तथा उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के बाद होने वाली क्षति को यथासंभव हम कम से कम कर सके, इसलिए आपदा का प्रबंधन जरूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन को रहने देते हैं।